जैसे बंगाल की बात बोलते ही बोलते हैं ये बांग्लादेशी है। अच्छा। कोई ये बोलते हैं ये आप कहाँ की हो, बंगाल की हो, वो बांग्लादेशी है। मतलब ऐसे बोलते हैं मैं तुम लोग को भगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब बातें हैं। हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि हम जो है कोई बाहर कंट्री से आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्ला बोलने से क्या कोई बांग्लादेशी हो जाता है? दिल्ली में ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के लोग अनगिनत घरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी जब तक जहां तहां कोई भी आते जाते बांग्लादेशी कह देता है। किसी को बांग्लादेशी कहने के अक्सर दो पैमाने हैं, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक पैमाना मुसलमान का तो उसे बांग्लादेशी कह दिया जाता है और दूसरा भाषा के आधार पर भी बांग्लादेशी कह दिया जाता है। हिंदी के बाद बांग्ला भारत की दूसरी बड़ी भाषा है। भारत में ही करीब 10 करोड़ लोग बांग्ला बोलते हैं और पूरी दुनिया में 24 करोड़ लोग बांग्ला बोलते हैं। इतनी बड़ी और समृद्ध भाषा को बरतने वाले अपने ही देश में बांग्लादेशी कह दिए जाते हैं, जबकि यही बंगाल था जिसने अंग्रेजों की गुलामी से लोहा लेना शुरू किया, नाना प्रकार के अनेक साहसिक क्रांतिकारी पैदा किए। जिस बांग्ला भाषा का योगदान इस देश की आज़ादी में किसी से भी ज़्यादा है, उस भाषा के लोगों को कोई बांग्लादेशी कैसे कह सकता है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल के लोगों के साथ अपने ही देश में घुसपैठिए की तरह बर्ताव होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएंगे। आक्रमण जो बंगाली भाषा बोलते हैं, उस बंगाली भाषा को टारगेट करके आप बंगाली भाषा बोलते हो तो आप बांग्लादेश चले जाओ, इस तरीके के घटना घटी है जय हिंद कॉलोनी में भी, नई दिल्ली बसंत कुंज में, जिसके चलते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल में भी पोस्ट किया है और केंद्र सरकार से कहा है, पूछा है कुछ सवाल कि ये बात विचलित करती है उनको, क्योंकि ये लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स है जो बंगाल से जाके कुछ सालों से वहां दिल्ली में रहते हैं, तो चूंकि वो बंगला भाषा बोलते हैं इसलिए उनको टारगेट किया गया है। ये बंगाल के ऊपर आक्रमण है, बंगाली भाषा के ऊपर आक्रमण है, बंगाल की जो अस्मिता है और उसकी जो एक अलग आइडेंटिटी है उस पर जो है एक आक्रमण है। दिल्ली की एक कॉलोनी है जय हिंद कॉलोनी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। इसकी प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह बात गलत है। ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों पर बंगाली का टैग लगाना चाहती हैं। कोई बंगाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। बांग्लादेशी नहीं चलता है तो रोहिंग्या चला दो। क्या बंगाल के मुसलमान रोहिंग्या हैं? उर्दू बोलो तो पाकिस्तानी, बांग्ला बोलो तो बांग्लादेशी। क्या भाषा और समुदाय के यह खेल राजनीति में इतना सरल हो गया है और जनता का विवेक इतना खत्म हो गया है कि वह यह सब नहीं देख पाती कि मुसलमान तो मराठी, कोंकणी सब बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन उर्दू और बांग्ला को लेकर उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल क्यों उठाया जाता है? दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में 40 साल से एक कॉलोनी बसी है जय हिंद कॉलोनी। उसे बीजेपी का एक नेता रोहिंग्या से जोड़ता है, दूसरा नेता बांग्लादेशी से जोड़ देता है। किसी ने 40 साल पुरानी इस कॉलोनी की दुर्दशा पर कुछ नहीं कहा। किसी का दिल नहीं पिघला कि दक्षिण दिल्ली के अमीरों के घरों को सींचने वाले लोगों को किस हाल में यहां रहने के लिए मजबूर किया गया है। यहां रहने वाले लोग भले कथित रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहे जा सकते हैं, लेकिन यह जगह भी क्या बांग्लादेश और म्यांमार की है? यह तो दिल्ली में है। इसकी हालत ऐसी क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका सबका यहीं पे सब चीज है? हाँ, यहीं पे सब कुछ है हमारा, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड कहाँ का है? बंगाल का है सारे। बंगाल का है। हाँ। वोट देने जाते हैं? हाँ, गाँव जाता हूँ वोट देने जाते हैं। तो ये एक मुद्दा लोग बनाता है बांग्लादेश में। ये जो आते जाते रहते हैं, इन लोग बोलते हैं तुम बांग्लादेशी हो, जैसे नाम सुनते हैं कहाँ की रहने वाला हो, बंगाल का हूँ, बांग्लादेशी है तुम लोग, कुछ बोला यही बोलते हैं सब। और हटना है तुम लोग को, भगाना है तुम लोग, तुम बांग्लादेश का है, परदेश का है, परदेश में जाकर काम करके खाओ, यही बात बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें फिर आपको खराब लगता है? खराब लगता है तो सर, जब हम लोग इंडियन का बंदा होकर हम लोग को बांग्लादेशी खुद बोलते हैं।
तो खराब लगेगा, सबको ऐसे लगेगा। बात केवल नागरिकता की नहीं है, दस्तावेज की भी नहीं है। आप जानते हैं कि भारत सरकार नागरिकता को लेकर कोई एक प्रमाण पत्र तो नहीं देती कि जेब में रखिए और घूमिए, किसी को नहीं देती। कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों के पास होते भी हैं और ज्यादातर लोगों के पास नहीं भी होते हैं। 10 जुलाई को खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया ने कहा, अगर उनसे 11 दस्तावेजों में से एक मांग दिया जाए तो नहीं दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज नहीं है, तो बस्तियों में रहने वाले मेहनत मजदूरी करने वालों के पास कहां से कोई दस्तावेज होगा। फिर भी जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और राशन कार्ड भी होता है, उन्हें भी बांग्लादेशी बोल दिया जाता है, क्योंकि या तो वे बांग्ला बोल रहे होते हैं या वे बांग्ला बोलते हुए मुसलमान नजर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हम जो इंडियंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत से लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है, अगर आप जो मेरी फैमिली है वो वेस्ट बंगाल से जो है, वेस्ट बंगाल के क्या कहते हैं, चिलाखाना जो है, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है और मेरा जो गांव का नाम है वो चिलाखाना है, तो वहाँ से हूँ मैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वेस्ट बंगाल से ही है, वेस्ट बंगाल के आसपास अलग अलग रीजन से हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो है कुछ करना चाहिए। और सबके पास जो है वोटर कार्ड है, कुछ के पास यहाँ के हैं, कुछ के पास जो है गांव के हैं। जब इलेक्शन होते हैं तब ज़्यादातर लोग जो है गांव चले जाते हैं, टिकट्स अवेलेबल नहीं होते कि इतने लोग जो है गांव जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि हम जो है कोई बाहर कंट्री से आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी नौकरियों में भी हैं। उन्हें यह सब नहीं सुनना पड़ता होगा, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करते हैं, घरों में काम करते हैं, सोने चांदी की दुकानों में काम करते हैं, रेहड़ी पटरी पर दुकानें सजाते हैं, उन सभी को बांग्लादेशी कह दिया जाता है। दिल्ली की राजनीति में बस्ती को अवैध के साथ साथ झट से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती कह देने का चलन रहा है। उनके नाम पर किसी बस्ती को तोड़ने की राजनीति कभी भी शुरू हो जाती है। जब भी कोई बस्ती गिरानी होती है, अचानक से वहां नेताओं को बांग्लादेशी मिल जाते हैं। ये आज की बात नहीं है। क्या इसलिए कि यहां के लोग बांग्ला बोलते हैं? दिल्ली के बसंत कुंज के पास है जय हिंद कॉलोनी। यह वीडियो उसी कॉलोनी का है। आप देखिए कि भारत के लोग भारत की राजधानी दिल्ली में किस तरह की न्यूनतम सुविधाओं में रहते हैं, जहां सड़क के नाम पर कीचड़ का व्यापक प्रबंध किया गया है। इस हाल में रहने वाले लोगों की तकलीफ से किसी को मतलब नहीं, लेकिन इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने का काम दिल्ली और बंगाल से चल रहा है। जिस बस्ती के लोगों ने इस शहर को अपनी मेहनत से कितना कुछ दिया होगा, उसी शहर में ये लोग बांग्ला बोलने के कारण शक किए जाते हैं कि बांग्लादेशी हो सकते हैं। भूल जाते हैं दिल्ली के लोग कि भारत में बांग्ला हिंदी के बाद बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा है। इस कॉलोनी के लोगों ने कहा कि जब भी चुनाव आता है, इन्हें अवैध बांग्लादेशी कहा जाने लगता है। बोलने से थोड़ी होता बांग्लादेशी, यहाँ के हैं हम। वही मैं कह रहा हूँ, हमारा देश है ये। आपका देश है, वो तो है ही। आपका सब कुछ कार्ड फार्ड? हाँ, सब कुछ है मेरे यहाँ का। मैं पूरा मेरे दिल्ली का ये सब कुछ है। हाँ, मैं पैदाइश यहाँ का हूँ। हर बार के इलेक्शन में मुद्दा होता है कि ये करो और वो करो। अच्छा, मुद्दा ही बांग्लादेशी बनाता है। हाँ, हर जगह की यही मुद्दा है कि बंगाली को बांग्लादेशी बनाओ। ये बंगाल की थोड़ी अलग थोड़ी है, हमारे देश का हिस्सा है ये बांग्लादेश का हिस्सा है, तो हम भी इसी देश के वासी हुए। तो आप ये कह रहे हैं जब भी इलेक्शन का मुद्दा होता है, हाँ, तब ये बात आता है कि बंगाली हो तो बांग्लादेशी है। तो फिर क्या यही लोग दिखाते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो? हाँ, यही है, लोग तो यही है। राजनीति का सत्ता है, सत्ता हर कोई एक सर से दूसरे तरफ जाता है। ये समस्या है। हाँ, चुनाव के दौरान ये ज्यादा बनता है। ज़्यादा मतलब ये बांग्लादेश है आप लोग, हाँ और हमको वोट दीजिए। 10 जुलाई को दिल्ली के जय हिंद कॉलोनी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और लिखा कि बांग्ला बोलने वाला हर प्रवासी बांग्लादेशी नहीं होता है। ममता बनर्जी ने लिखा कि जय हिंद में रहने वाले बंगाली लोगों ने अव्यवस्थित क्षेत्र में काम करते हुए दिल्ली को बनाया है। वे लिखती हैं कि यहां रहने वाले लोगों के मीटर जब्त कर लिए गए, बिजली काट दी गई। निवासी कह रहे हैं कि लोगों द्वारा पानी के जो टैंकर मंगाए गए, उन्हें दिल्ली पुलिस और आरएएफ के सिपाहियों ने रोक दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर में ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसे लेकर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है।
तब भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह से पानी बिजली काट कर और छत छीन कर हम अपने आप को लोकतांत्रिक गणतंत्र कह सकते हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूर इज्जत के साथ रहते हैं, मगर बीजेपी शासित प्रदेशों में बांग्ला बोलने वालों को अवैध प्रवासी की तरह देखा जाता है। बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता, चाहे वे जो भी भाषा बोलें। ये लोग भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने बाकी। बीजेपी बंगाल में रहने वाले बंगालियों के हक छीनने के काम में फेल हो गई तो अपने बांग्ला विरोधी एजेंडा को देश के दूसरे इलाकों में लेकर जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी बांग्ला बोलने वालों पर इस तरह का प्रहार हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बीजेपी के महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कह दिया, ममता बनर्जी उसी जय हिंद कॉलोनी की बात कर रही हैं जहां पिछले दिनों 26 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई थी। সম্প্রতি দিল্লিতে একটি অবৈধ কলোনি, সেখানকার কিছু বিষয় নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে জানাতে চাই যে দিল্লির ঠিক ওই স্থানেই কিছুদিন আগেই 26 জন বাংলাদেশি চিহ্নিত হয়েছে। ওই কলোনিটি অবৈধ কলোনি, ইল্লিগাল কলোনি এবং 30/5/2005 দিল্লির একটি আদালত ওই কলোনি থেকে যারা অবৈধ উপায়ে বসবাস করছেন তাদেরকে সরানোর কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলে, সেটা হাইকোর্টের 5 সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ বলে গেছে। তা ধ্রুব সত্য, আমরা জীবনের প্রতিটি পরতে তা উপলব্ধি করি। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিতে আদালতের নির্দেশ মানার একটি প্রবণতা রয়েছে এবং চেষ্টা রয়েছে। সেই কারণে দিল্লির ওই অবৈধ কলোনি থেকে, যা কিনা কলকাতার গুলশন কলোনির মতো, যা কিনা নিউ টাউন আর সল্টলেকের মাঝে গড়ে ওঠা রোহিঙ্গা কলোনির মতো খালপাড়ে, ওইরকমই একটি কলোনি থেকে অবৈধ যারা বসবাস করছে তাদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय इसे अवैध बांग्लादेशियों से जोड़ते हैं और उसी पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी रोहिंग्या से, जबकि दोनों बीजेपी के नेता हैं। बांग्लादेशी कैसे आ गए? दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए की राजनीति कई दशक पुरानी है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी जवाबदेही नहीं ली। कैसे आ गए और जब आ रहे थे तब क्यों नहीं पकड़ा गया? आज तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। इस राजनीति के शिकार अक्सर झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हो जाते हैं। उनसे बार बार पहचान के सबूत मांगे जाते हैं। दिल्ली की जय हिंद कॉलोनी में रहने वाले कई लोग कूच बिहार से भी हैं। ममता बनर्जी ने एक अन्य मामले के बारे में लिखा है और इसका भी संबंध कूच बिहार के एक बाशिंदे से है। यह मामला कूच बिहार के उत्तम कुमार ब्रजवासी का है, जो रहते भी कूच बिहार में हैं, खेती करते हैं और राजवंशी समुदाय से आते हैं। लेकिन उन्हें असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने एनआरसी के तहत नोटिस भेज दिया कि वे अवैध प्रवासी हैं और अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। सबसे पहले तो जो बंगाल में रहता है उसे असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल से नोटिस कैसे जारी हो सकता है? यह सवाल ममता बनर्जी ने पूछा है। मीडिया में उत्तम कुमार ब्रजवासी का बयान छपा है कि उनका जन्म दिनहाटा में ही हुआ, उनके पिता का भी जन्म यहीं हुआ। 50 साल की जिंदगी में वे कभी असम तक नहीं गए, लेकिन अवैध प्रवासी होने का नोटिस असम से आ जाता है। हो सकता है कि यह एक घटना हो, लेकिन इस एक नोटिस से एक समुदाय में, एक बेआवाज गरीब में कितनी बेचैनी और दहशत फैल सकती है। नागरिकता गंभीर मसला है। यह कैसे हो गया कि जो व्यक्ति असम गया ही नहीं, असम से उसके लिए नोटिस आ गया कि वह अवैध प्रवासी है। उत्तम कुमार के बयान के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर ट्वीट किया, कहा कि मैं इस मामले को लेकर बेहद व्यथित हूं कि असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने बंगाल के 50 साल के निवासी उत्तम कुमार ब्रजवासी को एनआरसी का नोटिस भेजा है। वैध पहचान प्रमाण पत्र देने के बावजूद उन्हें अवैध प्रवासी और विदेशी होने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह जो भी हुआ है, लोकतंत्र पर संगठित रूप से किया गया हमला है। इससे साबित होता है कि असम में बीजेपी की सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है।
जहां पर उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं। कोशिश की जा रही है कि पिछड़े समुदायों को डरा धमकाकर टारगेट करके उनका वोट छीन लिया जाए। इस तरह की हरकत हो रही है। क्या ऐसा किसी के साथ भी होना चाहिए कि अचानक से आपको विदेशी बता दिया जाए? या काम करने से पहले क्या प्रशासन को अपना काम ठीक से नहीं करना चाहिए? असम और बंगाल के चुनावों के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड में काफी बड़ा कर दिया गया, जिससे लगने लगा कि झारखंड में वहां के बाशिंदे नहीं रहते, पूरा राज्य बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर गया है। अमित शाह भाषण दिया करते थे कि 25 से 30 वर्षों में झारखंड में बांग्लादेशियों का बहुमत हो जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में काफी प्रचार किया, मगर वहां बीजेपी हार गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा दिल्ली में भी उठता रहा है। इस बार जोर शोर से उठाया गया। आम आदमी पार्टी पूछती रह गई कि अमित शाह गृहमंत्री हैं, दिल्ली में बांग्लादेशी कहां से आ गए? किस तरह से किसी को बांग्लादेशी ठहरा दिया जा रहा है? यह सवाल और इससे जुड़ी प्रक्रिया दोनों ही राजनीति के शोर में खो जाती है। इन खबरों को जरा फिर से पलटिए। महबूब शेख, नजीमुद्दीन मंडल, मिनारुल शेख और मुस्तफा कमाल शेख, इन चारों को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में इसलिए ले लिया कि उन पर बांग्लादेशी होने का शक था। 4 लोगों को बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश की सीमा के पार भेज भी दिया, जबकि ये सभी बंगाल के ही रहने वाले थे। 3 मुर्शिदाबाद जिले के और 1 बर्धमान जिले से। इन्हें भेज ही दिया गया, तब जाकर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पड़ताल शुरू की। इन चारों को लेकर स्थानीय स्तर पर पूछताछ की और उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण हासिल किया, जिसे बीएसएफ को सौंपा गया। इसके बाद इन चारों को बांग्लादेश से वापस भारत लाया गया। मीडिया में छपा है कि गिरफ्तारी के वक्त ठाणे में राजमिस्त्री का काम करने वाले 36 साल के महबूब शेख के परिवार ने नागरिकता के प्रमाण दिए, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस और बीएसएफ ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया। उनके भाई का इंडियन एक्सप्रेस में बयान छपा है कि महबूब का वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और पंचायत द्वारा प्रमाणित वंशावली भी है। महाराष्ट्र पुलिस को भेजी गई, मगर उसी दिन महबूब को सिलीगुड़ी में बीएसएफ के कैंप भेज दिया गया और अगली सुबह तड़के 3:30 बजे बांग्लादेश की सीमा के पार भेज दिया गया। क्या आपको यह बात शर्मसार नहीं करती है कि अचानक से पुलिस किसी को पकड़कर देश से बाहर कर दे, जबकि उसके पास सारे दस्तावेज हैं? जब पुलिस को यही करना है तो फिर चुनाव आयोग 11 दस्तावेज क्यों मांग रहा है? पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस और बीएसएफ ने महबूब शेख के बारे में प्रमाण दिए जाने के बावजूद उसे बांग्लादेश भेज दिया। पश्चिम बंगाल की पुलिस और राज्य के प्रवासी वेलफेयर बोर्ड द्वारा कागज जमा कराने के बाद भी यह कार्रवाई की गई। राज्य के प्रवासी वेलफेयर बोर्ड ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि राज्य सरकार को बिना बताए महबूब शेख को बांग्लादेश भेज दिया गया। परिवार ने बताया कि 2 साल से महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, ठाणे के मीरा रोड एरिया में रहते थे। बताइए, केवल शक करना काफी है और किसी मुसलमान को या बांग्ला भाषी को अरेस्ट करने के लिए कि वह अवैध प्रवासी है? क्या इन बातों से आपको नाइंसाफी का एहसास नहीं होता? क्या इसके लिए किसी को सजा हुई कि 4 भारतीयों को अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजने का अपराध किस आधार पर किया गया? इसका मतलब है कि बांग्लादेशी साबित करने की प्रक्रिया मनमाने तरीके से चलती है। क्या होता अगर राज्य सरकार राजनीति के दबाव में आ जाती, दिलचस्पी नहीं लेती, चुप हो जाती? तब तो भारत के 4 नागरिक देश से निकाल ही दिए गए थे। कायदे से इसे लेकर हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। गिरफ्तार करने वालों से लेकर बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। किसी को भी बांग्लादेशी साबित करने की राजनीति कई साल से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में प्रशासन भी इस राजनीति पर यकीन करने लगा है और खुद भी इस राजनीति में शामिल हो गया है। दिल्ली से भी इसी तरह की एक खबर छपी है, ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के 6 बाशिंदों को दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार किया। स्वीटी बीबी और उनके 2 नाबालिग बेटों के अलावा दानिश शेख, उनकी पत्नी सोनाली खातून और उनके 5 साल के बेटे को पुलिस ने काटजू नगर थाने में रखा। उस समय स्वीटी बीबी 4 महीने की गर्भवती थी। 1 हफ्ते बाद इन सभी को बीएसएफ को सौंप दिया गया
और फिर बांग्लादेश बॉर्डर के पार धकेल दिया गया। वहां जाकर स्वीटी बीबी ने अपनी बहन को फोन किया कि किसी ने दया की और उन्हें शरण दे दी है। इस मामले में इनके परिवारों ने हाईकोर्ट में 2 हेबियस कॉर्पस याचिकाएं दायर की हैं, यानी सभी को कोर्ट के सामने लाए जाने की मांग की गई है। इस वक्त सुनवाई चल रही है। टीएमसी सरकार भी इन्हें वापस लाने के पक्ष में है। इनके बारे में बीरभूम के एक नागरिक मोर्चे ने दावा किया है कि ये सब वहीं के निवासी हैं। इनके नागरिकता के प्रमाण कोर्ट में जमा कराए गए हैं, जिनमें इनके माता पिता के कागज भी शामिल हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि इन सभी की आजादी का हनन हुआ, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, उन्हें पुलिस द्वारा गलत तरीके से हिरासत में रखा गया, केवल अपनी मातृभाषा बोलने के कारण देश से बाहर निकाल दिया गया। कितनी खतरनाक बात है। भारत की राजनीति अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे से अनजान नहीं है, लेकिन कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लेते हुए असम में एनआरसी का आदेश दिया। तब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई और बीजेपी ने ही उसे खारिज कर दिया। असम चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया कि फिर से सही एनआरसी करवाएंगे। 2 बार एनआरसी हुई, तब भी इसकी संख्या 19 लाख के आसपास ही आई। उसमें भी करीब 7 लाख लोग हिंदू निकले और 7 लाख मुसलमान। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह आंकड़ा इंटरव्यू में दिया है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी पाया गया तो उसे भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फिर एनआरसी क्यों हुई? बिना नई एनआरसी के विदेशी होने की पहचान कैसे और क्यों की जा रही है? 2021 से वे मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं नई एनआरसी हो सकी? फिर से लौट कर आते हैं दिल्ली के जय हिंद कॉलोनी में। यहां के लोगों को अभी तक पता नहीं कि उनके इलाके की बिजली क्यों काट दी गई, लेकिन दिल्ली में कालकाजी, जंगपुरा और तैमूर नगर में हुए बुलडोजर एक्शन के चलते यहां के लोग इस आशंका में जी रहे हैं कि उनकी कॉलोनी में भी बुलडोजर चल सकता है। बिजली काटने के पीछे प्रशासन का जो भी कारण रहा हो, लेकिन क्या यह साबित हो चुका है कि यहां रहने वाले लोग बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी ही हैं? फिर किस आधार पर बीजेपी के नेता जय हिंद कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अवैध बांग्लादेशी कह रहे हैं, अवैध रोहिंग्या कह रहे हैं? 1 मिनट के लिए आप अवैध प्रवासी का मामला हटा दीजिए, आइए अवैध कॉलोनी के मामले पर। आप अपनी सुविधा से इसे अवैध बस्ती की ही नजर से देखिए। इसका हाल देखकर बताइए कि ये लोग हैं कहां के। यहां रहने वाले हजारों लोग बांग्लादेश के तो नहीं हैं, बांग्ला जरूर बोलते हैं। 15-20 साल उससे भी पहले से यहां रहते हैं। गंदगी और कूड़ा का विस्तार तो वैध है, गंदगी तो अवैध नहीं है। क्या आप यहां की गंदगी को अवैध कह सकते हैं? किस हाल में लोगों ने पानी के ड्रम को जंजीरों में बांध कर रखा है? क्या पानी भी अवैध है? इस हाल में भारत के नागरिक रह रहे हैं, इन्हें देखकर शर्म तो आनी चाहिए। क्या यह मानवीय हालात हैं? दिल्ली की यह तस्वीर है। यहां का हाल देखकर कोई कह सकता है कि यह बस्ती किसी भी देश में, किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन की व्यवस्थाओं की नाक के नीचे मौजूद थी या है? अगर मौजूद थी या है तो कोई बताए कि उसका हाल ऐसा क्यों है। आप कहाँ के हैं? मैं आसाम की है। आसाम की कौन सी जगह? दरंग आसाम। हाँ, दरंग आसाम गुवाहाटी का उत्तर। अच्छा, गुवाहाटी से कितना दूर है? गुवाहाटी से 2 घंटा लग जाए मैंने इधर आने के लिए। अच्छा, ये जो बस्ती है जय हिंद बस्ती, हाँ जी। इसमें कितने सालों से हैं आप? मेरे से 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो अब क्या आप लोग की लाइट काटा है? हाँ, वो लोग लाइट काट दिया है, लेकिन वो लोग बिल दिया नहीं दिया। हम लोग बिल भी उस महीने क्लियर कर दिया। हम लोग को मीटर अभी तक है वहाँ पे, तो सब मीटर लगाया था, सब मीटर में सारे बिल खत्म कर दिया हम लोग। और ये लोग ये मुद्दा बनाता है कई बार, और जब वहाँ पे भी बाहर भी कि जो आसाम की है और वेस्ट बंगाल की है वो बांग्लादेशी है। हाँ, बांग्लादेशी बनाता है ये लोग। हम लोग तो बांग्लादेशी आईडी प्रूफ है सारा। मुद्दा आपके वहाँ पे जय हिंद कॉलोनी में भी बनता है? बनता है। जब आपको कोई कहता है आकर ये सारे बांग्लादेश है, तो आप लोग खराब लगता है? खराब तो लगता है, खराब क्यों नहीं लगता है? हम लोग आसाम का है, आसाम के बोला तो सही होता है। बांग्लादेशी बोलते से वो सब कारण नहीं आता है ऐसे। तो आसाम का कोई नेता आपके पक्ष में आता है? क्योंकि जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में ट्वीट किए,
आसाम का सीएम भी ट्वीट करता है कि भैया इस कॉलोनी में जो लोग हैं आसाम को तो हमारा है वो है हिमांता। हेमंत विजय शर्मा। हाँ हेमंत विजय शर्मा हमारा आसाम के लिए है, हाँ आसाम का है। हाँ। तो आप लोग वोट देते हैं बीजेपी को? वोट देता हूँ, उसको वोट दिया, किसको? जिताया हेमंत विजय शर्मा को। जब आईडी प्रूफ देखेगा जब पता चल जाएगा बोलना ये आसाम का है, ये कुछ बिहार का है, ये कहाँ की है। जैसे यहाँ पे और लोगों से बात कर रहा था, हाँ। वो कह रहे थे कि जब चुनाव होता है उस समय आकर ये बांग्लादेशी वाला मुद्दा बहुत बनाता है। बहुत बनाता है। क्या कहता है कि आगे तो कहता है तुम लोग सारे बांग्लादेशी है, हट जाओ यहाँ से, हटाना होगा, ऐसे बोलता है, डराता है। हाँ, ताकि आप लोग वोट दें। वोट दे। हर चुनाव में बनता है लोग बांग्लादेशी बनाओ, न तो बूढ़ा कार्ड बनाओ, वोट यहाँ डालो, आधार कार्ड बनाओ, यहाँ पहचान पत्र बनाओ, सारे ऐसा करो। तो आपका पैदाइश जो है आसामी है हाँ सभी। या फिर आप बाहर से आके आसाम आए? नहीं सर, असम। हम लोग दादा के जन्म आसाम है, पापा के जन्म आसाम है, चाचा नाना को मम्मी को सारे के जन्म आसामी है। आसामी है। अच्छा, और आप यहाँ आके अपनी यहाँ आके रोजगार के लिए आज करने के लिए आए। कभी भी कहीं भी चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का भूत नचाया जाता है। अब तो बिहार में भी कहा जाने लगा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी वोटर आ गए। कहां से आ गए? तब आप डीएम बनकर क्या कर रहे थे? रिटर्निंग अफसर बनकर किस तरह की वोटर लिस्ट बना रहे थे? किसकी जवाबदेही है? यह कभी पता ही नहीं चलता। बस चुनाव आते ही राजनीतिक दलों और प्रशासन को बांग्लादेशी दिखाई देने लग जाता है। अहमदाबाद की घटना आपको जाननी चाहिए। यह घटना बताती है कि किसी को बांग्लादेशी साबित करने की सनक कहां तक पहुंच गई है। ट्रंप की भाषा अहमदाबाद पुलिस की भाषा का हिस्सा हो गई। हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में पुलिस ने बांग्लादेशी एलियन शब्द का इस्तेमाल किया है। ट्रंप भी अवैध प्रवासियों को एलियन कहते हैं। अप्रैल महीने में पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अहमदाबाद में कई घर गिरा दिए गए, यह कहकर कि अवैध बांग्लादेशी रहते हैं, अपराध करते हैं। हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में पुलिस ने लिखा है कि झील के आसपास कई प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें बांग्लादेशी एलियन को शरण देना भी शामिल है। अलकायदा से जुड़े 4 बांग्लादेशी प्रवासियों के तार चंदोला झील इलाके से जुड़े हुए पाए गए। क्या 4 लोगों के अलकायदा से तार जुड़े होने के आधार पर 4000 इमारतों को गिराया जा सकता है? पहलगाम के 1 हफ्ते बाद 4000 घरों दुकानों को गिरा दिया गया। आज तक पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी पकड़े नहीं गए। यह भी कहा गया कि चंदोला झील पर अवैध तरीकों से निर्माण हुआ। जहां भी अवैध बांग्लादेशी का मामला आता है वहां की बस्ती को अवैध निर्माण से भी जोड़ा जाता है। किसी भी शहर में बस्ती भी अवैध बताई जाती है क्योंकि इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। किसी ने नहीं पूछा अहमदाबाद में बांग्लादेशी कहां से आ गए, अवैध रूप से कब से रह रहे थे, तब पहले क्यों नहीं पकड़ा गया या रोका गया। यह सब मैं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। 900 लोगों के कागज जब चेक किए गए तो अधिकतर के पास भारतीय नागरिक होने के प्रमाण मौजूद थे। फिर उनके घर बांग्लादेशी होने के आधार पर क्यों गिराए गए? अवैध बस्ती, अवैध प्रवासी, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। झुग्गियों में बरसों से लोग रहते हैं, इनका घर गिराया जाता है तो दिल्ली का मिडिल क्लास आंखें मूंद लेता है। केवल तब बोलना चाहता है जब उसकी 10 साल पुरानी कार कबाड़ घोषित की जाने वाली होती है। वह नहीं देख पाता कि जो राजनीति किसी को अवैध प्रवासी घोषित कर सकती है, वही राजनीति उसकी कार को अवैध घोषित कर चुकी है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एक में गरीब आदमी का घर उजड़ रहा है, दूसरे में मिडिल क्लास की कार कबाड़ बताई जा रही है। दोनों ही मामले में जनता की औकात घटाई जा रही है। उसे चुप रहना सिखाया जाता है, कभी कार छीन लेने तो कभी नागरिकता की जांच का डर और डंडा दिखाया जाता है। कोई नहीं पूछता कि इस तरह की बस्तियां क्या आसमान से आकर बस जाती हैं। इनके भीतर पानी, बिजली के कनेक्शन कौन लाता है, सप्लाई कौन करता है? देश का चप्पा चप्पा प्रशासन से लेकर पंचायत की हदों में आता है। फिर इतनी बड़ी आबादी संख्या में बांग्लादेशी कहां से आकर बस जाते हैं कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए की राजनीति उछलने लगती है। इसके नाम पर एक समुदाय के प्रति लगातार नफरत पैदा की जाती है, भय पैदा किया जाता है
और नतीजा यह होता है कि समुदाय के साथ साथ बांग्ला बोलने वालों को भी लगातार संदेह के दायरे में जीना पड़ता है। जिस भाषा ने इस देश की संस्कृति को इतना समृद्ध किया, वही इस देश के नागरिक होने के लिए अपात्र हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और यह काम वही करते हैं जो बंकिम बाबू की रचना को लेकर खुद को ज़्यादा देशभक्त साबित करते रहते हैं। क्या आपने प्रोफेसर सब्यसाची भट्टाचार्य की यह किताब वंदे मातरम पढ़ी है? हिंदी में राजकमल प्रकाशन ने इसे छापी है और वंदे मातरम के बारे में आप इस किताब को पढ़ते हुए सब कुछ जान जाएंगे। वीडियो भी देखिए, किताबें भी पढ़िए और लंबे लंबे वीडियो देखिए, मोटी मोटी किताबें पढ़ा कीजिए। लड़िए खुद से जानने और समझने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।